कहाँ तक कर लिया था? यस, सेकेंड प्रिंसिपल हमने कर लिया था। Okay, so now we have to start the third function of constitution, limitation on the powers of government. Okay, so now we will understand what is the limitation on the powers of government. Limitation का मतलब क्या हुआ? एक सीमा बना देना, एक सीमा तय करना, एक लिमिट तय कर देना। तो क्योंकि यहाँ की बात है कि लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पावर्स पर एक सीमा लगाना कि कितना पावर्स, हाउ मच पावर शुड द गवर्नमेंट हैव। अब गवर्नमेंट हमने क्या समझा? गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट क्या होता है कि वी चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं कि जो हमारे लिए फैसले लेंगे, जो हमारे लिए तय करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, व्यवस्था मेंटेन करेंगे, ठीक है ना, ताकि सभी लोग एक कोऑर्डिनेटेड वे में सोसाइटी अच्छे से हमारा चल सके। तो उसके लिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो फिर मिलके एक गवर्नमेंट बनाते हैं। तो हम जो है एक्चुअली देखिए क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का मतलब क्या होता है, समझिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी को रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, इसका मतलब क्या है? हम अपना पावर उसको दे देते हैं, हम अपना पावर उसको दे देते हैं कि तुम हमारे लिए फैसला कर सकते हो, ठीक है। ऐसे वो फैसला मेरा होना चाहिए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या था ग्रीक्स में कि हर कोई अपना अपना बात रखता था, हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। तब राजा उससे जो है सबकी बात सुन के फिर उसको जो लगता था वो तय करता था। यहाँ उतना ज़्यादा संख्या में लोग हैं तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन के भेजते हैं कि वो हमारे लिए फैसला करें कि क्या होना चाहिए, समाज में किस तरह के नियम कानून होने चाहिए, ठीक है। तो हम अपनी पावर्स उनको दे देते हैं, वो हमारे लिए फैसला कर सकते हैं कि हाँ किस तरह से पढ़ाया जाएगा, किस तरह से सड़क पर चलना होगा, किस तरह से लोग आएंगे जाएंगे, किस तरह से कामकाज होगा। लेकिन कितना पावर हम उनको दे दें? क्या सारे फैसले हम उनको दे दें कि वो हमको अपने हिसाब से कि तुम सोओगे कैसे, तुम उठोगे कैसे, तुम खाओगे कैसे, तुम पियोगे कैसे, तुम लैट्रिन कब जाओगे, तुम खाना कब खाओगे, ये भी वो हमारे लिए तय करें? क्या आपको अच्छा लगेगा कल से कि सरकार आपको सब चीज़ कहे कि हाँ नियम बता दे कि हाँ इतने बजे खाना खाना है, जब वो बोले तब आप खाना खाएं, जब बोले तो आप सोएं, जब वो बोले तो आप उठें, जब वो बोले तो आप फ्रेश होने जाएं, जब वो बोले तो आप काम करें? तो इट विल बी लाइक अ एक्सट्रीम एक्सप्लॉइटेशन। हर कोई चाहता है कि नहीं, कोई किसी के बात नहीं मानना चाहता। द बेसिक ह्यूमन नेचर इज कि हम फ्री रहना चाहते हैं, अपने मन का करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हम सोचे वही करें, जो हमको अच्छा लगे हम वही करें। हर कोई ऐसा सोचता है कि जो मुझे अच्छा लगे मैं वही करना चाहता हूँ। तो जब सबको अच्छा लगेगा तो फिर समाज कैसे चलेगा? सब कोई अपने अपने मन का करेगा। इसलिए हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं कि जो हमारे लिए फैसला लेते हैं। लेकिन कितना फैसला लेने का शक्ति उनको दिया जाए? क्या उनको हर बात तय करने का क्या आपको अच्छा लगेगा कल को कि आपका एमएलए जो आपको बताएगा, सबको बताया कि हाँ भाई चलो खाना खा लो, चलो भाई सो जाओ, चलो उठ जाओ, चलो बैठ जाओ, चलो जाओ काम करो? तो ये है कि कहने का मतलब हम अपनी पावर्स तो दे देते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब हुआ गवर्नमेंट। लेकिन कितना पावर्स, उनको क्या क्या फैसले लेने का अधिकार, किस तरह के फैसले वो ले सकते हैं अपने आप में, और किस तरह के फैसलों को वो हमसे कंसल्ट करके लेंगे, या किस तरह के फैसले वो ले ही नहीं पाएंगे। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। देखिए क्या कह रहा है
कि बट दिस इज क्लियरली नॉट एनफ। सपोज यू डिसाइडेड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस। ठीक है, हमने ये तय कर लिया कि ठीक है किसको फैसले लेने का अधिकार होगा, वो हमने तय कर दिया, चुन लिया हमने। बट देन दिस अथॉरिटी पास्ड लॉज दैट यू थॉट वर पेटेंटली अनफेयर। लेकिन जिसको आपने चुना था उसने ऐसा नियम बना दिया जो लग रहा है अरे ये तो बहुत वाहियात नियम बना दिया भाई, ये तो हम लोग से नहीं हो पाएगा। आपने चुन के तो भेज दिया, लेकिन उसने ऐसा नियम बना दिया कि जो आपको लगा कि बहुत ये अनफेयर है, बिल्कुल ही गलत है। इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन फॉर इंस्टेंस। मान लीजिए वो ऐसा नियम बना दिया कि जिससे आप अपना धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं। और इट एंजॉइंड दैट क्लोथ्स ऑफ ए सर्टेन कलर वर प्रोहिबिटेड। या वो ऐसा नियम बना दे कि देखिए कल से कोई भी ब्लू कलर का कपड़ा नहीं बनेगा और आपको ब्लू कलर पसंद है। फिर और इट एंजॉइंड, हाँ, प्रोहिबिटेड और दैट यू वर नॉट फ्री टू सिंग सर्टेन सॉन्ग्स और दैट पीपल हु बिलोंग टू पर्टिकुलर ग्रुप, कास्ट और रिलीजन वुड ऑलवेज हैव टू सर्व अदर्स। या इस तरह का कोई फैसला कर दे कि भाई आप ये सब गीत नहीं गा सकते हो, आपको कोई गीत गुनगुनाने का मन है, गाना गाने का मन है, कहे कि ये गाना नहीं कोई गा सकता है। या ऐसा कर दे कि दैट पीपल हु बिलोंग्ड टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, कास्ट और रिलीजन वुड ऑलवेज हैव टू सर्व अदर्स। कि इस जाति के लोग या इस धर्म के लोग हमेशा ये काम करेंगे, यही लोग सफाई करेंगे, या यही लोग ये लोग का खेत में काम करेंगे, कोई भी मतलब ऐसा नियम बना दे। एंड वुड नॉट बी अलाउड टू रिटेन एनी प्रॉपर्टी। या ऐसा कर दे कि इस जाति के लोगों को कोई प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं, इस धर्म के लोग को कोई प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं। यानी कहने का मतलब कि जिनको आपने चुना वो कुछ उल्टे सीधे नियम बना दे रहे हैं। भाई आदमी है, आपने तो चुन के भेज दिया, अब उसका मन बहक गया हो या कुछ का कुछ, कोई उसको समझा दिया, पट्टी पढ़ा दिया, वो कुछ का कुछ कानून बनाना शुरू कर दिया। सो और दैट गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रेरली अरेस्ट समवन। या गवर्नमेंट किस जिसको मन चाहे उसको अरेस्ट कर ले हैं। आजकल हमने चुन के भेज दिया, सरकार बना लिया, अब नरेंद्र मोदी की वोट देके आप लोगों ने जिता दिया, सब सरकार बन गया, अब वो कल को जिसको मना रहा है उसको गिरफ्तार कर ले रहा है। फिर और दैट ओनली पीपल ऑफ अ सर्टेन स्किन कलर वुड बी अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। या ऐसा नियम कर दे कि सिर्फ इसमें गोरे लोग ही पानी यहाँ से ले सकते हैं, या सिर्फ इसमें जो है, इसमें जो है यहाँ जो डार्क कलर के हैं वो नहीं आ पाएंगे, इस तरह का नियम बना दे। तो इस तरह के कहने का मतलब ये सब एग्जाम्पल्स कुछ लिए गए हैं जो कि हुआ है कहीं ना कहीं अलग अलग देशों में या हमारे देश में। ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो ऊपर दिया गया है कि किसी को कोई कलर के कपड़े पहनने पर रोक लगा दिया गया कि भाई नहीं पहन सकते हो। या कोई धर्म, जैसे एक समय औरंगजेब ने, बलबन ने किया था कि भाई सबको इस्लाम ही फॉलो करना पड़ेगा, या जो दूसरा धर्म फॉलो करेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। या इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते हो, इस तरह के ये गीत नहीं, अक्सर ब्रिटिश समय में होता था कि ये गीत, ये सॉन्ग बैन कर दिया, कोई नहीं गा सकता इस सॉन्ग को। या ये कास्ट के लोग हैं, इन्हीं को हमेशा ये काम करना पड़ेगा। या ये रिलीजन के लोग हैं, इनको ये ऐसे करना पड़ेगा। या ये लोग को कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकता है। या किसी को जिसको मनाया गिरफ्तार कर लिया जब मनाया, ठीक है। या यहाँ से पानी नहीं ले सकता है, ये छुआछूत की जो परंपरा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हो चुकी हैं। तो हम किसी को चुन के भेज तो देते हैं, लेकिन मान लीजिए वो ऐसे उल्टे सीधे कानून बनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो यू वुड ऑब्वियसली think that these laws were unjust and unfair। तो नेचुरल है कि हम ये सोचेंगे कि अरे भाई ये तो बहुत ही गलत कानून है, अन्याय है, ये तो बिल्कुल धोखा है, गलत है। एंड इवन दो दे वर पास्ड बाय द गवर्नमेंट, by a government that had come into existence based on certain procedures, there would be something obviously unjust about the government enacting these laws।
तो कह रहा है कि हालांकि ये जो सरकार आई थी वो कुछ सही तरीके से ही आई थी, लेकिन वो अपना सरकार बनने के बाद वो कुछ जो है उल्टे पुल्टे जो है कानून बना रही है। उल्टे पुल्टे कानून बनाने लग गए। जैसे कि वोटिंग हुआ, चुना आपने, अच्छे से मोदी की सरकार को जिताया और मोदी की सरकार आ गई, और अब मोदी जी के जो है जितने लोग हैं वो मनमानी कर रहे हैं, सब तरह का, जिसको मन आ रहा है अरेस्ट कर ले रहे हैं, जिसको मन आ रहा है पीट रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि सबको भगवा कपड़ा पहनना पड़ेगा, सबको धोती कुर्ता। मोहन भागवत जी बैठ गए वहाँ पीएम ऑफिस में जाके, और वहाँ से ऑर्डर पास कर रहे हैं कि सबको जो है जनेऊ पहनना पड़ेगा, जो ये इसको भगवा कपड़ा पहनना पड़ेगा, ठीक है, सबको जो है चावल खाना पड़ेगा, ये सैफरन कलर साधु संत जो पहनते हैं, हाँ, केसरिया रंग, हाँ। तो इस तरह के, जैसे कि बांग्लादेश में यही ना हुआ था उस समय, जिस समय बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया, तो पाकिस्तान यही कर रहा था, बांग्लादेश जो उसका ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, कि सबको बिल्कुल प्योरली मुस्लिम इस्लामिक उसमें उर्दू बोलना पड़ेगा। अब जो बांग्ला बोलता है वो कल से उर्दू कहाँ से बोलना शुरू कर देगा? जिसका जो कल्चर है, जो खाता है, जो अब सब नियम ऐसा बना दिया था कि लोग बिल्कुल टॉर्चर हो गए, देश छोड़ के भागने लग गए, सब जो है नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ आसाम में घुस रहे थे, 1 करोड़ लोग आ गए थे वहाँ से देश छोड़ के। तब इंदिरा गांधी जी को लगा कि हमारे देश में गड़बड़ा, माहौल गड़बड़ा जाएगा, इसलिए फिर उनको स्टेप लेना पड़ा और बांग्लादेश को फिर फ्रीडम दिलाया गया पाकिस्तान से। तो दिस इज़ एट्रोसिटी। तो सरकार, मान लीजिए हम कोई भी चुन लेते हैं और कल को चुनने के बाद वो फिर उल्टे सीधे कानून बनाने लग जाए, फैसले लेने लग जाए, तो इसके लिए क्या है कि सो द थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन is to set some limits on what a government can impose on its citizens। तो इसीलिए थर्ड फंक्शन जो है सब कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो ये बताता है, वो लिमिट लगाता है कि सरकार लोगों के पर क्या क्या थोप सकता है, उनके लिए क्या कानून, कितना कानून, किस तरह का कानून बना सकता है। इम्पोज का मतलब हुआ थोपना, क्योंकि वो बाय फोर्स कर सकता है। सरकार अब एक बार बन गई तो फिर तो वो जो मन हुआ ऑर्डर पास करेगा और उसको बाय फोर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएगा। तो यही यहाँ कर रहा है। सो द थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि सरकार को, ठीक है आप सरकार हैं, आप चुन के बनाया गया है, लेकिन आप इसी हद में आप कुछ भी कर सकते हैं, आप लोगों पर इतना ही कुछ भी इम्पोज कर सकते हैं, इससे अलग कुछ आप नहीं कर सकते। These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them। तो ये जो लिमिट्स होते हैं जो कि सरकार पर लगाती है कॉन्स्टिट्यूशन, वो उनको कभी भी ट्रेसपास यानी उसको उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकती है। तो देखिए अभी कहीं ना कहीं अभी जो कुछ भी चल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, तो यही ना इल्ज़ाम क्या लग रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है अपने इसमें वो कर दिया है, ठीक है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलना चाह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं, ऐसा देखिए बहुत सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं बीजेपी पर, रूलिंग पार्टी पर। तो अब यहाँ देखिए एक वर्ड ध्यान में यहाँ एक बात देंगे कि जब हम लोग लिखेंगे मेंस में आंसर वगैरह या कहीं बोलेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली नाम नहीं लेंगे कि बीजेपी, समझ गए, जैसे आप लिख दिए थे उसमें कुछ कुछ आंसर में, तो बीजेपी कांग्रेस किसी का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है, बिना नाम के। जैसे बीजेपी सरकार के बारे में कहना है तो हम कहेंगे रूलिंग पार्टी, जिस पार्टी का शासन है, रूलिंग पार्टी, कि रूलिंग पार्टी या रूलिंग जो अभी गवर्नमेंट है उस पर ऐसा ऐसा है, समझ गए। तो ये सीखिए ये सब चीज़ें धीरे धीरे, कि नाम नहीं, या आप चीफ मिनिस्टर के बारे में कहना है तो नीतीश कुमार वहाँ नाम नहीं लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे कि चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, मोदी के बारे में कहना है तो, ठीक है। हाँ, तो अभी जो गवर्नमेंट है उस पर देखिए कि इल्ज़ाम लग रहा है बहुत तरफ से
कि ये जो है मनमाने ढंग से कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में छेड़खानी कर, जैसे मैंने बताया भी कि इलेक्शन रूल्स को अभी चेंज किया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, और भी बहुत सारा छेड़खानी, आरबीआई का पूरा वर्किंग चेंज कर दिया, इलेक्शन कमीशन का भी पूरा अपने अंडर में कर दिया, ठीक है, और भी जो बॉडीज़ हैं, जजेस हैं, उनको जो है कर दिया था, एनजेएसी बिल ले आया था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। तो जो बहुत लंबे समय से हमारा जो एक इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, उनको सरकार इधर उधर पूरी तरह से कर रही है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, बगल में एक, अच्छा पहले हाँ, कि कार्टून है, कहता है कि सो यू फर्स्ट क्रिएट अ मॉन्स्टर एंड देन स्टार्ट वरिंग अबाउट सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम इट। क्या कि पहले तो आप एक विशालकाय राक्षस बना देते हैं, जैसे सरकार क्या है, एट ह्यूज पावरफुल बॉडी, तो उसको यहाँ मॉन्स्टर बोला है कि जो है ये जो है मॉन्स्टर, आप एक गवर्नमेंट जब चुनते हैं तो एक आप मॉन्स्टर विशालकाय राक्षस बना देते हैं, क्योंकि जब हम सरकार को वोट देते हैं तो सरकार एक बहुत बड़ी एंटिटी हो जाती है जिसके पास बहुत सारे पावर्स हो जाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि फर्स्ट यू क्रिएट ए मॉन्स्टर, पहले तो आप एक बड़ा राक्षस बना देते हो, फिर आप उससे डरते हो कि भाई उससे हमको अपने आप को कैसे बचाएं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए आपको भस्मासुर का याद है स्टोरी, भस्मासुर, तो भस्मासुर, हाँ, तो भस्मासुर का क्या है कि पहले तो उनको शिव जी जो है वरदान दे दिए कि ठीक है तुम जिसके सिर पर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। अब वो सोचा कि भाई बढ़िया वरदान दिए तो क्यों ना शिवे जी पर इसको आजमा लूँ, और शिव जी को दौड़ा लिया, और शिव जी बेचारे भाग रहे हैं बच के कि लो अब हम इसको वरदान दिए, मेरे लिए संकट बन गया। तब उसको फिर जाके उनको बचाए विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धर के हैं। तो वही ये सरकार जो है वो कहीं ना कहीं एक भस्मासुर न बन जाए कि हम वोट दे के जिता दिए और वो हम लोग का फिर जिंदगी में जो है जीना दुभर कर दे। समझ रहे हैं बात। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि हम पहले तो एक मॉन्स्टर क्रिएट करते हैं और फिर उससे कैसे बचाया जाए अपने आप को, इसके बारे में डरते रहते हैं। तो आई वुड से व्हाई क्रिएट दिस मॉन्स्टर कॉल्ड गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। तो यहाँ एक कार्टून के माध्यम से सवाल उठा रहा है कि आखिर हम इस मॉन्स्टर को बनाए ही क्यों, क्या ज़रूरत है बनाने की। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है इट इज़ अ नेसेसरी इविल, इट इज़ अ नेसेसरी इविल, यानी कि एक बुराई भी है या एक बुरी चीज़ है, लेकिन उसके बिना रह भी नहीं सकते हैं कि उसको रहना ही रहना है। सरकार रहेगा तभी कामकाज होगा, व्यवस्था चलेगा, लेकिन सरकार बन जाता है तो फिर मनमाना करने लग जाता है। चुन के वोट पहले दे दीजिए, पहले तो आता है सब पैर छू छू के आशीर्वाद लेता है, उसके बाद वोट दे दीजिए तो उसके बाद माथा पर डंडा बजाना शुरू कर देता है। तो दिस इज ए नेसेसरी इविल। खैर कार्टून का हमने यहाँ सोच लिया, अब आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी वेज। तो जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो सरकार के जो पावर को कंट्रोल करते हैं कि हाँ इतना पावर ही, इससे ज़्यादा पावर नहीं आपको यूज़ करना है, वो लिमिट लगाते हैं बहुत तरीक़ों से। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट is to specify certain fundamental rights that all of us possess as citizens and which no government can ever be allowed to violate। तो कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कई तरह से रोक लगाते हैं, वो एक बॉर्डर, एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर, एक लिमिट लगाते हैं। द मोस्ट कॉमन वे, सबसे कॉमन तरीका है सरकार की पावर कोई लिमिट में रखने का कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं सिटीजन्स को, फंडामेंटल राइट्स, जो कि जो भी सिटीजन होता है उसको वो राइट्स होते हैं जिसको कि कोई भी सरकार उससे छीन नहीं सकती, उसको वायलेट नहीं कर सकती, उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर ए फॉर्म ऑफ लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं दे आर ए लिमिट ओवर
गवर्नमेंट कि हाँ ये सिटीजन हैं तो इनको ये अधिकार है, इनको आप ये ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। दिस इज हिज फंडामेंटल राइट, इट कैन नॉट बी वायलेटेड। तो फंडामेंटल राइट्स देना जो है वो एक तरीका है, बहुत ही कॉमन तरीका हर देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, कि सम फंडामेंटल राइट्स आर गिवन विच कैन नॉट बी वायलेटेड बाय गवर्नमेंट। तो इस तरह से सिटीजन्स को कुछ प्रोटेक्शन दे दिया जाता है कि हाँ आपको सरकार ये नहीं कर सकती आपको साथ। फंडामेंटल राइट्स क्या है, वो सब सरकार पर एक रोक है बहुत तरह का, कि हाँ देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी सरकार कुछ नहीं कर सकती है, जिसको जो बोलने का मन है वो बोल सकता है। हाँ उसको भी अपना एक लिमिट में रहना है, लेकिन हाँ अपने लिमिट में रखते हुए जो है कहीं भी हम कुछ भी बोल सकते हैं, उस पर सरकार हमको रोक नहीं सकती है बोलने से। तो इसी तरह के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एक तरफ वो सिटीजन्स को गारंटी देते हैं, वो सिटीजन्स के लिए एक गारंटी है, तो दूसरी तरफ जो है वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, गवर्नमेंट पर एक लिमिट है, गवर्नमेंट के लिए एक लिमिट है कि हाँ भाई आप किसी को बोलने से रोक नहीं सकते हो। ओके, तो सबसे पहला जो हो गया कि कैसे आपका लिमिट किया जाता है गवर्नमेंट के पावर्स को, तो बाय गिविंग फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स, फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन वे। द एग्जैक्ट कंटेंट and interpretation of these rights varies from constitution to constitution। अब जो राइट्स हैं वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में उनका अलग अलग एक्सप्लेनेशन हो सकता है ना। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसके अलग अलग देशों में अलग अलग है। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है अमेरिका में है कि भाई जिसको जो मनाएगा वो नेशनल फ्लैग का अपना जो भी कुछ अपना अंडरवियर बना के पहन सकता है, कोई रोक नहीं है वहाँ। वहाँ नेशनल फ्लैग का आप टोपी बना लीजिए, शर्ट बना लीजिए, अंडरवियर बना लीजिए, जो भी बना लीजिए, ठीक है ना। जी वहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीडम है अमेरिका में। इंडिया में आप छू के तो देख लीजिए, नेशनल फ्लैग को आप गलत ढंग से पकड़ लीजिएगा तो अरेस्ट हो जाइएगा। नेशनल फ्लैग को आप गलत ढंग से लहरा फहरा दीजिएगा कहीं ऊपर तो उसमें अरेस्ट हो जाइएगा, दैट इज़ ए क्राइम। तो फ्रीडम, हम अक्सर देखते हैं अमेरिका के लोग अपना नेशनल फ्लैग का तरह तरह का इनोवेटिव यूज़ करेगा, कोई उसका कपड़ा बना के पहन के चल रहा है, कोई उसका कुछ बना रहा है, कोई उसका पेंट करवा लिया है देह पर, कुछ भी मतलब बहुत तरह का, समझ लिए। इंडिया में आप ये नहीं कर सकते। हाँ, तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि राइट्स अलग अलग कंट्री में उनका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है। वहाँ फ्रीडम जो है वो उसका बहुत अलग, वहाँ जो है बहुत फ्रीडम है, वहाँ नेशनल फ्लैग को लेके इतना वो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप नेशनल फ्लैग को लेके कुछ का कुछ करते रहें या कुछ भी करें। अब वहाँ है कि आप ओपनली सब किसिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ आप ओपनली किसिंग करिएगा तो आप अरेस्ट हो जाइएगा इनडिसेंसी में, अश्लीलता। कोई भी हो, पब्लिकली आप इनडिसेंसी नहीं कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो कोई हो, पब्लिक में एक पब्लिक ऑर्डर है, उसको मेंटेन करना है, डेकोरम है। तो बाहर हस्बैंड वाइफ हो या कोई अश्लीलता के चक्कर में गिरफ्तार हो जाएंगे। आपको जो करना है घर के अंदर करिए। तो फ्रीडम का मतलब अमेरिका में है कि कुछ हो फ्रीडम, बाहर वहाँ नंगा भी घूम रहा है वो कोई उसमें और नहीं है। लेकिन यहाँ आप नंगा घूमिएगा तुरंत अरेस्ट हो जाइएगा इंडिसेंसी में। कहाँ? नहीं, रेप केस है, क्यों नहीं होता है, बहुत होता है। तो रेप केस वहाँ होता है क्योंकि वहाँ जो है लेडी अगर कह दी कि हमारे साथ ज़बरदस्ती किया तो अरेस्ट भी हो जाएगा, उतना ही कड़ा कानून भी है। फ्रीडम वहाँ ज़्यादा है तो कानून भी उतने ही कड़े हैं। अब जैसे यहाँ है गार्जियन आप बट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस विल प्रोटेक्ट अ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स। लेकिन
कहा जा रहा है कि ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स का जो है। Citizens will be protected from being arrested arbitrarily and for हाँ and for no reason। तो सिटीजन्स को जैसे कि हर देश के संविधान में मनमाने तरीके से अरेस्ट करने से प्रोटेक्ट किया जाता है या बिना कारण के अरेस्ट करने से प्रोटेक्शन रहता है हर देश के लगभग संविधान में। दिस इज वन बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ गवर्नमेंट सॉरी। तो ये एक बेसिक लिमिटेशन है कहीं भी सरकार के ऊपर कि हाँ आप किसी को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसको कैद में नहीं रख सकते बिना कारण या कोई वाजिब कारण के बिना आप किसी को। तो ये लगभग सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ये प्रोटेक्शन सिटीजन्स को होता है कि मनमाने ढंग से सरकार उनको अरेस्ट नहीं कर सकती। सिटीजन्स विल नॉर्मली हैव द राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज, to freedom of speech, freedom of conscience, freedom of association, freedom to conduct a trade or business etc। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जनरली सभी देशों में कुछ बेसिक लिबर्टी, कुछ बिल्कुल फंडामेंटल आज़ादियाँ होती हैं लोगों को। किस चीज़ की आज़ादी होती है? टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस यानी अपने विचारों की, धर्म की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आपस में घुलने मिलने की, ग्रुप बनाने की, एसोसिएशन बनाने की आज़ादी, फ्रीडम टू कंडक्ट अ ट्रेड और बिजनेस एट्सेट्रा अपने मन मुताबिक काम करने का, बिजनेस करने की आज़ादी। तो ये आज़ादी जो है लगभग सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में होती है। ठीक है, इन प्रैक्टिस these rights can be limited during times of national emergency and the constitution specifies the circumstances under which these rights may be withdrawn। लेकिन कुछ इमरजेंसी के समय, जब देश के लिए इमरजेंसी हो, संकट का समय हो या और ऐसे दूसरे तरह के परिस्थितियां हो, तो जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन बताती है कि इन समय में ये अधिकार भी लोगों को ले लिए जा सकते हैं। इमरजेंसी के समय जब देश के लिए खतरा हो तो उस समय सारी आज़ादियाँ ज़रूरी नहीं है सिटीजन्स को, उस समय देश को बचाना ज़रूरी है, क्योंकि देश है तो हम हैं और हम हैं तो देश है। ये भी बात सही, दोनों तरफ से सही है। देश है तो हम हैं और हम हैं तभी देश है। ठीक है ना, तो दोनों बातें सही हैं। तो इसीलिए जब देश पे खतरा हो तो वैसे में लोगों की आज़ादी, उनके फ्रीडम्स को लिया जा सकता है। लेकिन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि अगर कोई मुश्किल समय है, डिफ़िकल्टी है या इमरजेंसी है, तो उसमें किस तरह से और कौन से जो राइट्स हैं सिटीजन्स के वो लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड इमरजेंसी प्रोविजंस। जैसे देखिए कि कभी दंगा फसाद हो जाता है, तो 144 लगा दिया जाता है। सेक्शन 144 पहले लगता था सीआरपीसी का, जो पहले का है, अब अभी का नया उसका थोड़ा नाम चेंज हो गया है। तो 144 लगने का मतलब क्या होता था कि कोई तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया है या कोई तरह का खतरा है या वो है, लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज है किसी तरह का, तो उसमें लोग जो है एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं। 4 से ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। अगर 4 से ज़्यादा एक साथ कहीं जमा पाए गए तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो दैट इज़ कॉल्ड सेक्शन 144। ठीक है ना, और इसी का एक्सट्रीम हो जाता है कर्फ्यू। कर्फ्यू 144 को ही जब बहुत स्ट्रिक्टली लागू किया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड कर्फ्यू, कि जिसमें आपको घर से बाहर निकलने पर ही पाबंदी होता है। 144 तो लगता है मतलब 4 से ज़्यादा लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, कहीं जमा नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे बाहर आ जा सकते हैं शांति, अकेले बिना झुंड के कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन कर्फ्यू कहते हैं जब स्ट्रिक्टली 144 लगता है
ठीक है ना। तब उसमें होता है कि आपको घर से निकलने पर भी पाबंदी है, सबको अपने घर के अंदर है, कोई भी पब्लिक में जमा नहीं होगा, बाहर नहीं आया निकलेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड कर्फ्यू। तो उस समय वो आपकी आज़ादी चली जाती है कि हम देश में जहाँ मन चाहे घूम फिर सकते हैं, जो मन चाहे बोल सकते हैं। उस समय वो नहीं, क्योंकि दैट इज़ ए स्पेशल टाइम, दैट देर इज़ सम डिस्टर्बेंस एंड सेक्शन 144 इज़ इन ऑपरेशन। तो उस समय आपके अधिकार चले जाते हैं। उस समय आपको बाहर निकलना, किसी से मिलना, कहीं जाना, कहीं बोलना, कुछ लिखना, बाहर पोस्टर लगाना, ये सब की आज़ादी चली जाती, क्योंकि उस समय जो है आपका एक इमरजेंसी चल रहा है या मार्शल लॉ लगा हुआ है, जो भी है, उस समय आपके राइट्स नहीं रहते हैं। समझ में आ गई बात ये? हाँ। राइट्स। हाँ, अरे वही दंगा, अब दंगे है, दंगा फसाद तो ऐसे डिस्टरबेंस उसको कहते हैं, या उसको, हाँ। हम्म। नहीं, हाँ, फसाद की जड़ वहाँ तो है कि कॉज ऑफ ऑल दैट प्रॉब्लम। नहीं नहीं, कॉज नहीं, आप फसाद की जड़ बोले ना, तो जड़ को कॉज बोले, कारण बोले, फसाद को तो बोले यहाँ प्रॉब्लम। अलग अलग जगहों पे अलग अलग वर्ड यूज हो जाता है, सेंस। हम्म। हम्म। रूट भी कह सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो ये हम समझ गए कि जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये लिमिटेशन जो है ये करता है, गवर्नमेंट के ऊपर पुट करता है कि आप हमारे पर क्या क्या हमसे, हम पर थोप सकते हैं, हम पर लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी ये आपको फंक्शंस बता रहा हूँ, इसको एकदम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फंक्शन इज एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। कोई जो समाज होता है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, संविधान बनाता है, तो उसमें वो समाज के क्या लक्ष्य होंगे, क्या एस्पिरेशंस होंगे, क्या गोल्स होंगे, ये भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाता है। ठीक है, कि हाँ, देखिए, most of the older constitutions limited themselves largely to allocating decision making power and setting some limits to government power. तो पुराने जो कॉन्स्टिट्यूशन होते थे, ज़्यादातर जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन होते थे किसी भी देश के, वो अपना जो फोकस सिर्फ इस पे रखते थे कि किसको डिसीजन मेकिंग पावर दिया जाएगा, कैसे कैसे, किसको किसको कितना डिसीजन मेकिंग पावर होगा, फैसले लेने का अधिकार होगा। और दूसरा वो काम करती थी कि गवर्नमेंट के पावर पर लिमिट लगाती थी कि क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। तो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन जो होते थे पहले के, उनमें यही बात पर बस फोकस रहता था। फर्स्ट, एलोकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, एंड सेकेंड, लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट पावर। But many 20th century constitutions, of which the Indian constitution is
The finest example also provide an enabling framework for the government to do certain positive things. To express the aspirations and goals of society। कह रहा है लेकिन पहले के जो संविधान होते थे वो ज़्यादातर संविधान में इन्हीं बातों को लिखा जाता था कि कैसे कैसे किसको जो है डिसीजन मेकिंग पावर दिया जाएगा और उस पर गवर्नमेंट के पावर्स पर रोक कैसे लगाई जाए, कितना पावर हो, इसी पर फोकस होता था गवर्नमेंट पहले कॉन्स्टिट्यूशन का। लेकिन बहुत सारे जो 20th सेंचुरी के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छा एग्जांपल है, उसमें एक इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स भी दिया गया है। यानी सरकार जो कुछ अच्छे काम कर सके उसके लिए क्या लागू करना होगा, देश में क्या बनाना होगा, ये सब भी उसी में इनेबलिंग फ्रेमवर्क भी साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया गया है। टू एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी, ताकि जो समाज है, जो देश है, उसके जो लक्ष्य हैं, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वो जो है सबके सामने रखी जा सके, बताई जा सके। The Indian Constitution was particularly innovative in this respect. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खास करके ज़्यादा इनोवेटिव था इस मामले में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के मामले में। सोसाइटीज़ विथ डीप एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटीज़, सब दूर से कैसे आपको समझाएं, इतना स्टैंडर्ड्स ऑफ लैंग्वेज। चलिए, with deep entrenched inequalities of various kinds will not only have to set limits on the power of government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality or deprivation। जो ये कह रहा है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खास करके इस मामले में, यानी कि वो समाज के लक्ष्यों को, आकांक्षाओं को संविधान में लिखने में काफ़ी जो है इसमें नए तरह के मतलब प्रयोग किए गए, इनोवेशन किए गए। सोसाइटीज़ विथ डीप एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटीज ऑफ वेरियस काइंड्स, कहा जा रहा है ऐसे समाज जिनमें जो तरह तरह की जो भेदभाव बहुत गहरे बैठ गए हैं समाज के मन में, लोगों के मन में, जहाँ बहुत गहरे, बहुत सालों से चली आ रही है जो भेदभाव तरह तरह का, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, will not only have to set limits on the power of government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality or deprivation। तो ये कह रहा है कि ऐसे समाज जहाँ की बहुत लंबे समय से तरह तरह का भेदभाव चला रहा है, एक्सप्लॉयटेशन चला रहा है, डिस्क्रिमिनेशन चला रहा है, उनको जो है उस देश के संविधान को, उस समाज के संविधान को न केवल जो है वो गवर्नमेंट के पावर पर लिमिट लगाना होगा, बल्कि उसको कुछ ऐसा करने का भी शक्ति देना होगा, कुछ अच्छे कदम उठाने का शक्ति देना होगा, जिससे कि जो ऐसे बहुत लंबे समय से दबे कुचले पिछड़े शोषित लोग आ रहे हैं उनके लिए कुछ बढ़िया किया जा सके। जैसे अभी अमेंडमेंट करके रिजर्वेशन किया गया, हमारे संविधान में रिजर्वेशन का कंसेप्ट लाया, तो क्या है कि लाया गया, वहाँ सिर्फ सरकार पर रोक नहीं लगाई गई कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी किसी ग्राउंड पर, बल्कि ये भी कहा गया कि अगर कोई कमज़ोर वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे या इस तरह के और कोई ग्रुप्स हैं, उनके लिए विशेष प्रबंध भी कर सकते हैं। जैसे देखिए आज जो है बच्चों के लिए फ्री कंपलसरी एजुकेशन किया जा रहा है, मिड डे मील स्कीम दिया जा रहा है,
बहुत सारी सुविधाएं या रिजर्वेशन दिया जा रहा है, बेनिफिट सीनियर सिटीजन्स को दिया जा रहा है, ओल्ड एज के लिए बच्चों को है, तरह तरह के बहुत सारे छूट जो है इस देश में दिए गए हैं अलग अलग लोगों को। महिलाओं को देखिए इतना रिजर्वेशन अब दिया गया, 1/3 हो गया रिजर्वेशन। महिलाओं के लिए बहुत तरह का हर जगह छूट दिया जा गया जो है। अब ट्रांसजेंडर्स को भी देखिए मौके दिए जा रहे हैं हर जगह। तो ये सब जो है कहने का मतलब कि सरकार को कुछ पॉजिटिव करने के लिए भी पावर्स दिए गए हैं संविधान के द्वारा। ये भी एक रोल होता है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको आज इतना ही रखते हैं अभिषेक।